तो एक अति महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत करते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण ये वीडियो साबित होगा। बात किया जाए, इसमें राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन को डाला गया है जो रिवीजन की दृष्टि से अच्छा होगा आपके लिए। चलिए बात करते हैं इसमें पहला क्वेश्चन के साथ। संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया? संघ की कार्यपालिका का वर्णन जो है किस भाग में किया गया? तो भाग 5 में किया गया है। संघ की कार्यपालिका की जानकारी हमें किस भाग से मिलेगी, किस चैप्टर से मिलेगा? तो चैप्टर नंबर 5 से मिलेगा। वही जो है संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो संघ की कार्यपालिका का उल्लेख जो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक किया गया है। आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका के उल्लेख की जानकारी हमें मिलती है आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। अब बात किया जाए दोस्तों, संघ कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? ये संघीय कार्यपालिका में शामिल में राष्ट्रपति होता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी ये शामिल होता है। संघीय कार्यपालिका में शामिल लोग ये होते हैं लोग। अब यहाँ से शुरू हो जाता है राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संविधान की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के एक राष्ट्रपति होगा, किस आर्टिकल में उल्लेख है? आर्टिकल 52 में। भारत के एक राष्ट्रपति होगा जिसकी जानकारी हमें किस आर्टिकल से? आर्टिकल 52 से मिलता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका उपयोग जो संविधान के अनुसार करे या स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कराएगा। यह कथन किस आर्टिकल में उल्लेखित है? आर्टिकल 53 का 1 में बात कही गई है। तो 53 के आर्टिकल से क्या समझते हैं? तो यह संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान तो ये आपको राष्ट्रपति होता है और ये संविधान के अनुसार अपने पावर का इस्तेमाल करेगा, तो या उसके अधीन जो है अधिकारी जो होंगे उनके द्वारा अपने पावर का इस्तेमाल करेगा, जिसकी जानकारी हमें 53 के 1 में मिलता है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। भारत का संवैधानिक प्रधान पूछेगा तो राष्ट्रपति होता है। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है? तो आर्टिकल 53 और आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 को बात किया जाता है। एक बार और समझेंगे, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है? तो आर्टिकल 53, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है राष्ट्रपति को। वही क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन राष्ट्र का प्रमुख होता है परंतु कार्यकारी नहीं होता है? तो ये आपको राष्ट्रपति होता है। ये जो राष्ट्र का प्रमुख होता है परंतु जो होता है कार्यकारी नहीं होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जानकारी किस आर्टिकल में मिलती है? तो आर्टिकल 54 में मिलता है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जानकारी मिलती है। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल लोग होते हैं, कौन कौन सदस्य होते हैं? तो संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य पहली बात है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और भारतीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये आपको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होने वाले सभी सदस्य थे। बात हो गया। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्टिकल 55 में, आर्टिकल 55 के अनुसार राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति होगी यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो होगा वह गुप्त होगा। तो ये बात समझ लीजिएगा। आर्टिकल 55 में क्या गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो रीति कैसे होगा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से गुप्त मतदान किया जाएगा, जिसकी जानकारी आर्टिकल 55 में मिलता है राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति। वही क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रपति का मतदान कैसा होता है? तो अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का मतदान दोस्तों कैसा होता है? तो यह अप्रत्यक्ष होता है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित राज्य की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया?
कहने का मतलब ये है कि वो कौन सा अमेंडमेंट किया गया था जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी को विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया। तो वह 70वां संविधान संशोधन 1992 में, 70वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली और पुडुचेरी को जो है राज्य के केंद्र शासित जो प्रदेश जो है जिनको विधानसभाओं है ना, जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होंगे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जानकारी आर्टिकल 55 से मिलता है, इस बात को याद रखेंगे। राष्ट्रपति की पद अवधि उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष होगा। पद अवधि की समाप्ति पर भी वो अपने अधिकारों का आने तक पद पर धारण करेगा, जिसके उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल 56 में। तो ये जो है अपने पदभार जो है 5 वर्षों तक ले रहेगा अपने पद पर, जब तक कोई नया उसके लिए अधिकारी नया राष्ट्रपति न चुन लिया जाए तब तक वो पद पर बना रहेगा। जिसकी जानकारी किस आर्टिकल से मिलेगा दोस्तों? आर्टिकल 56 से मिलेगा, 54 से मिलेगा, आर्टिकल 54 से मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 वर्ष के पूर्व राष्ट्रपति की पद अवधि समाप्त हो जाती है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा? तो ये जो होता है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा त्याग पत्र देने पर उनकी सूचना राष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति किसको सूचना देगा? लोकसभा को देगा। जिसकी जानकारी हमें किस आर्टिकल से? आर्टिकल 56 के सब आर्टिकल 2 से मिलता है। आर्टिकल 56 के सब आर्टिकल 2 से इसकी जानकारी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और उसके बाद बात किया जाए राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 61 में है। राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जो है तो किस आर्टिकल में है? अगर संविधान पर अतिक्रमण करेगा तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में? आर्टिकल 61 में किया गया है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पर पुनर्निर्वाचित एक से अधिक बार के लिए योग्य है, यह संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया? किस आर्टिकल में उल्लेखित किया गया? 57 में किया गया है। और कोई व्यक्ति 1 से 2 बार राष्ट्रपति बनने के लिए जो है इसकी जानकारी जो है कितनी बार किस आर्टिकल में किया गया है? तो ये आपको 57 में किया गया है। और उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उम्र के सीमा में कोई इस पर जानकारी नहीं दिया गया है। इस पर भारतीय संविधान क्या है? मौन है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान के आर्टिकल 58 के तहत 58 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? ये 58 में राष्ट्रपति की पद योग्यता क्वालिफिकेशन की जानकारी हमें किस आर्टिकल से मिलती है? राष्ट्रपति की पद अवधि की जानकारी हमें 58 से मिलती है योग्यता। और वो योग्यता होनी चाहिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र पार कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। जिसकी जानकारी आपको ये क्वालिफिकेशन 58 में दिया गया है राष्ट्रपति की। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें यदि कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है तो उसे जमानत की राशि कितनी देनी चाहिए? तो आपको 15,000 रुपये जमानत की राशि इसकी देना पड़ेगा। बात किया जाए उसके मत प्राप्त न करने पर, है ना, मत प्राप्त नहीं करने पर, कितने मत प्राप्त नहीं करने पर, ठीक है, कितने मत प्राप्त न करने पर जमानत की राशि जब्त कर लेता है। तो कुल पड़े वैध मतों का 1/6 भाग जो है आपको इतना जो है कुल पड़े वैध मतों के 1/6 भाग जो है आपको ये वोटिंग नहीं प्राप्त करता है तो ये जमानत की राशि क्या हो जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र का प्रमुख पूछ रहा है तो ये आपको राष्ट्रपति होता है। नाम मात्र का प्रमुख पूछता है तो ये आपको राष्ट्रपति होता है दोस्तों, राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्रीय अध्यक्षता के समान है? तो ब्रिटेन के राष्ट्रीय अध्यक्षता के समान भारत में राष्ट्रपति का ये जो है पावर है। बात किया जाता है भारत और ब्रिटेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मध्य में क्या असमानता है? तो भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होता है जबकि ब्रिटिश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो अनुसांगत चलता रहता है। वहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या है वो अनुवांशिकी के अनुसार पर चलता है, वह यानी वंश के अनुसार पर चलता रहता है। भारत में जो क्या चुनाव प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कहाँ किया जाएगा? तो आपको सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा, उच्चतम न्यायालय में किया जाएगा। राष्ट्रपति के अगर चुनाव में विवाद उत्पन्न हो गया तो इसकी सुनवाई कहाँ चला जाएगा? आपको उच्चतम न्यायालय में चला जाएगा। राष्ट्रपति की शपथ की जानकारी किस आर्टिकल में? शपथ की जानकारी 60 में। राष्ट्रपति की शपथ की जानकारी 60 में बताया गया है। राष्ट्रपति
किसके सम्मुख शपथ लेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने शपथ लेगा। तो शपथ की जानकारी आपको 60 में है। किसके सामने शपथ ग्रहण करेगा, किसके सम्मुख? तो ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और वो मुख्य न्यायाधीश नहीं रहने पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जो है न्यायाधीश के सामने राष्ट्रपति शपथ लेगा आर्टिकल 60 में। तो राष्ट्रपति की शपथ की बात किया गया है, तो शपथ अथवा मैं अमुक व्यक्ति, मान कि जो राष्ट्रपति बनना चाहेगा, मैं अमुक व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति के पदीय कर्तव्य का पालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण और संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूंगा। तो ऐसे शपथ लिया जाता है। ये आपको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उसके वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने आर्टिकल 60 के द्वारा राष्ट्रपति शपथ लेता है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के वेतन और भत्ता और उपलब्धियां जो है, ये इसको शुभ सुविधा जो दिया जाता है, जिनको जो है राष्ट्रपति के वेतन भत्ता और जो है सुख सुविधा जो दिया जाता है, किस आर्टिकल में? तो आपको 59 के सब आर्टिकल 3 में 59 के सब आर्टिकल 3 में क्या बताया गया है? तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ता और उपलब्धियों की जानकारी 59 के सब आर्टिकल 3 में बताया गया है। 59 के 4 सब आर्टिकल 4 के अनुसार किसके उपलब्धियों, मान की उपलब्धियां किसके उपलब्धियों राष्ट्रपति के वेतन और भत्ता में कटौती नहीं किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रपति के वेतन भत्ता और उसके जो सुख सुविधा में कटौती नहीं किया जाता है राष्ट्रपति के, जिसकी जानकारी किस आर्टिकल में? 59 के 59 के सब आर्टिकल 4 में 59 के सब आर्टिकल 4 में क्या है? राष्ट्रपति के वेतन भत्ता पेंशन में कोई कटौती नहीं किया जाएगा, जिसकी जानकारी 59 के 4 सब आर्टिकल में किया गया है। और 59 के 3 में क्या है? वेतन भत्ता, इसका उल्लेख किया गया है। आगे बढ़िएगा कि यदि संसद के किसी सदन का या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो ऐसे माना जाएगा कि उसे उपयुक्त सदस्यता राष्ट्रपति की पद प्राप्ति के पूर्व त्याग देना पड़ेगा। यह निर्णय जो है किस आर्टिकल में? 59 के 1 में, सब आर्टिकल 1 में बोला गया। 59 के सब आर्टिकल 1 में कहने का मतलब क्या है? अगर कोई राज्य के विधानसभा या कोई किसी और पद पर है, तो उसको पद को त्याग देगा, जिसकी जानकारी 59 के सब आर्टिकल 1 में बताया गया है। वही क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के वेतन कहाँ से दिया जाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन जो भारत के संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से भारत के राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। महाअभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में रखा जाता है? तो यह किसी भी सदन में रखा जाएगा। जो है महाभियोग के जो है प्रस्ताव संसद के किस सदन में रख सकते हैं? तो यह किसी भी सदन में रखा जा सकता है। अब यहाँ पर बात किया जाए एकल संक्रमणीय मत क्या है? यदि प्रत्याशियों की संख्या 1 से अधिक है, तो प्रत्येक मतदाता उनके मत वरीयता क्रम से देंगे, जिसे प्रत्याशी है। कहने का मतलब एकल संक्रमणीय मत क्या? अगर 5 लोग जो है, तो 5 लोग जो है राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा हुआ है, तो आपको जो है एक व्यक्ति 5 को वोट देगा। लेकिन कहने का मतलब ये है 1 नंबर पर किसको दीजिएगा, 2 नंबर पर आप किसको वोट दीजिएगा, 3 नंबर पर किसको दीजिएगा, 4 नंबर पर किसको दीजिएगा, 5 नंबर पर किसको दीजिएगा। तो ये जो होता है, इसी को एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता के लिए उम्मीदवारों के लिए आवश्यक न्यूनतम कोटा जो निश्चित मतों का भाग है ना, निश्चित मतों का भाग होता है, और ये बराबर डी ओ सरकार, मतलब कि क्या है? अब इसी को देख लेंगे, निश्चित मतों की संख्या हो जाएगा, और विधानसभा उसके जो है लोकसभा की, विधानसभा हो गया, लोकसभा हो गया, और उसके बाद +1 कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है मत जो है निकाल लिया जाता है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के भी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, इसलिए आपको इसी से भाग देकर निकाल लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की मतों की संख्या ज्ञात किया जाता है। कहने का मतलब क्या है? देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जो है अगर मत संख्या निकाला जाएगा वहाँ के, तो एक विधायक के कुल मतों का मूल्यांकन तो कैसे किया जाए? बराबर हो जाएगा राज्य के कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुना 1/4
100 कर दिया जाएगा। तो एक मत का वोट निकल जाएगा। ये विधानसभा के सदस्यों के एक सदस्यों की वोट का वैल्यू निकाला जाता है। अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वर्ष की गणना जनगणना के आधार माना जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किस वर्ष के जो है जनगणना का आधार वर्ष माना जाता है? 1971 का जो है वर्ष जो है राष्ट्रपति के चुनाव के जनगणना का आधार वर्ष माना गया है। एक संसद के मत का मूल्य बराबर होता है सभी राज्य के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटा जो है संसद के निर्वाचित सदस्य की संख्या होता है। तो ये जो होता है, एक जो है संसद का मत मूल्य निकालेंगे तो राज्य के विधायकों के मत हो गया और संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य की संख्या हो जाएगा। तो एक होगा संसद का मत मूल्य निकाला जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि 84वें संविधान संशोधन के द्वारा 2001 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किस वर्ष तक 1971 तक जनगणना के आधार वर्ष माना जाएगा? 2026 तक माना जाएगा। तो ये जो है 84वें संविधान संशोधन 2001 में ये बात कही गई थी, जो आधार वर्ष जो तय किया गया था 1971 का, तो ये कब तक आधार वर्ष माना, कब तक ये चलता रहेगा, निरंतरता कब तक ले चलता रहेगा? 2026 तक ले चलता रहेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाएगा? तो ये आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से कितने वर्ष अगले पद पर धारण करेगा? ये 5 वर्ष, जिसकी जानकारी जो है आर्टिकल 56 के सब आर्टिकल 1 में बताया गया है। राष्ट्रपति जो है अपने पद पर 5 वर्षों तक ले अपने पद पर बैठता है। भारत का राष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति पर कब तक पद पर आसीन रहेगा? जब तक ले कोई नया उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता है तब तक वो उस पद पर बना रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए न्यूनतम कितना मत प्राप्त होने चाहिए? तो कुल पड़े वैध मतों के आधे यानी 50% से एक मत अधिक होना चाहिए, यानी कि 51% होना चाहिए। तो 50% से प्लस 1 होने चाहिए, तो आपको कुल मत पड़े वोटों का ये जो है आपको जीतने के लिए इतना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, देखेंगे यदि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति उसकी मृत्यु या त्यागपत्र तथा उसे हटाए जाने की स्थिति में हो तो पद को भरने के लिए कितने माह के अंदर चुनाव कराया जाएगा? तो 6 महीना के अंतर्गत में चुनाव कराया जाएगा। मान के चलिए राष्ट्रपति त्याग पद देता है या मृत्यु हो जाता है तो कितने अंतर्गत में राष्ट्रपति के कितने महीने के अंतर्गत में चुनाव कराया जाएगा? तो 6 महीना के अंतर्गत में चुनाव करा लिया जाएगा। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार कौन संभालेगा? अगर राष्ट्रपति का पद अगर समाप्त हो जाता है, मतलब कि खत्म हो जाता है, वो त्याग पद देता है या कहीं चले जाता है, तो उसका कार्यकाल कौन संभालेगा? कार्यभार तो उपराष्ट्रपति संभालेगा, उपराष्ट्रपति। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, मान के चलो ना उपराष्ट्रपति है न राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति के कार्यों का संपादन कौन करेगा? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या वे भी न रहे तो वरिष्ठ न्यायाधीश संभालेगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है, न राष्ट्रपति रहे न उपराष्ट्रपति रहे तो इस पर का कार्य कौन संभालेगा? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेगा तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश उसको कार्यभार संभालेगा। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्ति किस पर लागू होता है? तो यह राष्ट्रपति, यह राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता है। नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अगर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया, जिसकी जानकारी आर्टिकल 61 में बताया गया है। राष्ट्रपति को जो है उसके कार्यकाल के अवधि से पहले भी हटा सकते हैं। किस प्रकार? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं। किस आर्टिकल में राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया? महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन जो है आर्टिकल 61 में बताया गया है। और भारत के राष्ट्रपति से किसे संबोधित
करके त्याग पद देगा तो उपराष्ट्रपति को जो है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति त्याग पद देगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पद देगा, यानी दोनों अदला बदली कर सकता है। लेकिन बात करते हैं जब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति त्याग पद दे देगा तो उपराष्ट्रपति का काम क्या होगा, लोकसभा के अध्यक्ष को जानकारी देना, जो है ना। राष्ट्रपति त्याग पद दे देगा उपराष्ट्रपति को तो उपराष्ट्रपति का काम क्या होगा, तो ये आपको लोकसभा अध्यक्ष को जानकारी दे देना। वह भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गणक का तो भाग है परंतु उसे महाभियोग में शामिल नहीं किया जा सकता है। राज्य के विधानसभा के सदस्य जो होता है इसमें महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। तो महाभियोग प्रक्रिया कैसा प्रक्रिया है, तो महाभियोग प्रक्रिया जो है आपको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो अमेरिका से लिया गया है, जिसमें कौन भाग नहीं लेता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। महाभियोग प्रक्रिया में राज्य के विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, राज्य के विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। राष्ट्रपति पर उनके व्यक्तित्व कार्यों के लिए कार्यकाल के दौरान न्यायालय में दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, जो है आर्टिकल 361 के सब आर्टिकल 4 में। बात करते हैं इसमें राष्ट्रपति पर उनके व्यक्तित्व कार्यों के लिए उनके कार्यकाल के दौरान न्यायालय में दीवानी मुकदमे चलाया जा सकता है, जिसकी जानकारी हमें आर्टिकल 361 के सब आर्टिकल 4 से मिलता है। आगे बढ़ करते हैं, संसद के द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब उस पर किसके होता है, जब उसकी सहमति होती है। किसकी सहमति पर, राष्ट्रपति की सहमति पर जो है कोई विधेयक जो होता है उस पर अधिनियम कैसे बन जाता है, जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तो वो आपको विधेयक जो है अधिनियम बन जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रपति के संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है। ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में दिया गया, अध्यादेश जारी करने की शक्ति जानकारी हमें 1, 2, 3 123 आर्टिकल में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है। 123 आर्टिकल में अध्यादेश जारी करेगा। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख आपको आर्टिकल 72 में किया गया है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति बताएगा तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आपको आर्टिकल 72 में बताया गया है। चलिए वही क्वेश्चन की बात करते हैं, किन अपराधों के संबंध में राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। तो किन अपराधों में, संघीय विधि के विरुद्ध अपराधों को अपराध के दंड में सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए मृत्यु दंड को भी कम कर सकता है। तो मृत्यु दंड को जो है आपको कम कर सकता है क्षमादान में, जो है संघीय विधि के विरुद्ध अपराधों के दंड में सैन्य न्यायालय के द्वारा दिया गया मृत्यु दंड को जो भी माफ कर सकता है। कौन माफ करेगा, राष्ट्रपति का। किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 72 में जो है क्षमादान की जानकारी मिलती है। वही क्वेश्चन की बात करते हैं, परिस्थितियां जिनमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। परिस्थितियां जिनमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, जब वह सदन में अपना बहुमत खो देता है या वह अपना बहुमत सिद्ध करने में असमर्थ हो जाता है, ये भी बात है, या जब उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव होता है, या राष्ट्रपति इस तथ्य से अवगत हो गया है कि सरकार का बहुमत नहीं है, तब राष्ट्रपति लोकसभा के समक्ष जाने से इनकार कर देगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां की बात करते हैं। राष्ट्रपति के पावर क्या है, लघुकरण, कमोम्यूट, चलिए बात करते हैं लघुकरण की बात करते हैं। किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्का प्रकृति दंड दिया जाएगा, जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में या मृत्यु दंड को जो है आजीवन कारावास में, इसको बोलते हैं लघुकरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लघुकरण। राष्ट्रपति के लघुकरण से क्या समझते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति के लघुकरण से सर हम यही समझते हैं कि जो है ज्यादा जो कठोर कारावास था उसको साधारण कठोर आवास में, मृत्यु दंड को जो क्या आजीवन कारावास में बदल सकता है। ये हो गया लघुकरण, हो गया राष्ट्रपति का लघुकरण की शक्तियां। अब वहां पर बात करते हैं परिहार, है ना, रिमिशन। ये जो हो गया परिहार, जो है परिहार का अर्थ, इसका अर्थ होता है दंड के आदेश की प्रकृति बदले बिना दंड के मात्रा को कम कर देना, जैसे 5 वर्ष का कठोर कारावास को कम करके 2 वर्ष का कारावास में परिवर्तित कर देना, ये हो गया परिहार, है ना। परिहार का अर्थ होता है दंड के आदेशों की प्रकृति में बिना कुछ बदलाव किए हुए, मन कि आपको 5 साल की सजा जो है
तो आपको 2 साल कर दिया जाएगा, ठीक है ना? वो समय पीरियड घटा जाएगा। परिहार मतलब कम करना, परिहार मतलब कम, कम जो होता है माने कि 10 साल की सजा है 5 साल का, और 10 कोड़ा माने कि किसी व्यक्ति को जो है 10 कोड़ा मारना है, तो राष्ट्रपति परिहार के माध्यम से उस कोड़ा को क्या 5 कोड़ा बोलेगा कि 5 कोड़ा मार दो या 2 कोड़ा मार दो। तो ये हो गया परिहार। परिहार शब्द से समझ लिया क्या करना है। अब बात करते हैं प्रोडोम, ये क्षमा की बात करते हैं। क्षमा का अर्थ होता है अपराधी को दंड या दंडादेश से पूरी मुक्त कर देना, क्षमा कर देना। माने कि अगर कोई व्यक्ति जो है कोई सड़क पर गलती से किसी व्यक्ति को कचाड़ दिया है या मृत्यु दे दिया है, तो उस प्रकार जो है उस अपराधी को जो है क्या किया जाएगा, दंड को से मुक्त कर सकता है, ये क्षमा दान कर सकता है, और या उसके जो दंड को भी समाप्त कर सकता है, बल्कि दोष सिद्ध अपराधी ऐसे स्थिति में पहुंच जाता है जैसे कि उस पर कोई अपराध किया ही नहीं है। हाँ, कोई भी अपराधी जो होता है कि भाई हमारा अपराध नहीं किया है, लेकिन जो है राष्ट्रपति को लगता है कि बेचारा का कोई गलती नहीं था, वो जो उसको अपराधी के तौर पर जो दंड दे दिया गया है, उसको जो दंड से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया गया, जिसकी जानकारी आर्टिकल 72 में दिया गया है। चलिए बात करते हैं प्रविलंबन। प्रविलंबन रिप्रीव्यू, इसका अर्थ होता है मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना। प्रविलंबन, प्रविलंबन क्या होता है, इसका अर्थ होता है मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर क्या कर देना, निलंबित कर देना, निलंबित करना, सस्पेंस कर देना, सस्पेंड कर देना। ये हो गया प्रविलंबन होता है, प्रविलंबन इसका वो होता है मृत्यु दंड के अस्थायी तौर पर क्या निलंबित कर देना, प्रविलंबन होता है। विराम, विराम इसको कहते हैं, इसका अर्थ होता है दंड पाए हुए व्यक्ति को अपशिष्ट अथवा अथवा विशिष्ट विशिष्ट अथवा के कारण उसके दंड को कठोरता को कम करना, जैसे कि विराम में होता है क्या, जैसे यहाँ पर समझिएगा, उस उदाहरण से समझ लीजिएगा कि गर्भवती स्त्री की मृत्यु दंड को जो है आजीवन कारावास में बदल सकता है, इसको विरामा की अवस्था में है ना, इसको विरामा अवस्था में है। तो ये आपको राष्ट्रपति को जो क्षमा दान की शक्ति है 5 दिया गया था, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किस आर्टिकल 123 आर्टिकल के द्वारा किया जाता है, संसद के संस्थागत के समय किया जाता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, संसद के स्थानगत के समय किया जाता है। संसद के जब कार्रवाई नहीं चलेगा तो ऑर्डिनेंस जारी करेगा, जब संसद का कार्रवाई नहीं चलेगा तो किस आर्टिकल का प्रयोग करेगा राष्ट्रपति, आर्टिकल 123 का प्रयोग करेगा, संसद की कार्रवाई किया जाए। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश का प्रभाव होता है विनियम के समान होता है, विनियम के समान। राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जो है ये प्रभाव होता है तो किसके आधार पर जो समान होता है, अधिनियम के समान होता है, ऑर्डिनेंस जारी करना है। अध्यादेश की समय सीमा होती है, क्या होती है, संसद सत्र शुरू के 6 सप्ताह तक होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर दीजिएगा 6 माह, ठीक है ना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का समय अध्यादेश की समय सीमा होती है, तो ये अध्यादेश की समय सीमा कितना होती है, तो 6 सप्ताह होती है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा जब संसद नहीं चलता है, तो जो आर्टिकल 123 के तहत, और ये जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किसका प्रभाव होता है, तो ये अधिनियम के समान होता है। अब बात ये ध्यान रखिएगा, जब ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया, अध्यादेश जारी कर लिया गया, तो इसकी समय सीमा कितना होगा, 6 महीने थोड़े होगा, 5 महीने थोड़े होगा, 2 महीने थोड़े होगा। ये जो समय सीमा जो तय किया गया 6 सप्ताह होगा। कितना सप्ताह के अध्यादेश जारी किया जाएगा कि 6 सप्ताह के भीतर में संसद की बैठक किया जाए, तो ये आपको 6 सप्ताह जो होती है ऑर्डिनेंस जारी करने की समय सीमा। बात किया जाए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं करता है, ये आपको राज्य सूची के विषय में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, राज्य सूची के विषय में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। नोट में बात करते हैं, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो या देश में राष्ट्रपति या आपातकाल हो तो राज्य सूची के विषय में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन इस तरह जो है आपको अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है जब तक ले जो है वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल न हो या
वहाँ पर राष्ट्रपति शासन न लगा हुआ तो उस राज्य में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ, आपातकाल लगा हो, तो वहाँ पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और ऐसे नहीं कर पाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के नामांकन हेतु उम्मीदवारों के कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होनी चाहिए? प्रस्तावक आपको 50-50 होने चाहिए और मोदक होना चाहिए। तो आपको प्रस्तावक और अनुमोदक आपको 50-50 होना चाहिए, 50-50 होना चाहिए। तो आपके नाम के उम्मीदवार की आपको प्रस्तावक और अनुमोदक होना चाहिए, 50-50 होना चाहिए, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने की सूचना उसे कितने दिन पहले दिया जाएगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो लगाया जाएगा उसको जो है, इस महाभियोग की जो है जानकारी राष्ट्रपति को कितने दिन पहले बताएंगे? 14 दिन बताएंगे, 14 दिन पहले बताना होगा। और ये आर्टिकल 61 के सब आर्टिकल 2 में बताया गया है। 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को बताया जाएगा कि राष्ट्रपति महोदय आप पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाया जाएगा, 14 दिन पहले बताया जाएगा। बात करते हैं महाभियोग संसद के द्वारा चलाई जाने वाली कैसी प्रक्रिया है? राष्ट्रपति के द्वारा जो संसद में चलाई जाने वाली प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया है दोस्तों, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रत्येक सदन में किस प्रकार पारित होता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रत्येक सदन में किस प्रकार पारित होता है? समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के होने चाहिए। राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग जो प्रस्तावित होने के पारित होने चाहिए, समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होनी चाहिए। किस आर्टिकल में कहा गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है उसका निपटारा कहाँ हो गया? तो आपको उच्चतम न्यायालय में किया जाएगा, जिसकी जानकारी आर्टिकल 71 में बताया गया है। आर्टिकल 71 से क्या समझते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद उत्पन्न होता है तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 72 में बात है क्षमादान की शक्ति दिया गया है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन में उल्लेखित किया गया है? समझेंगे कि संविधान संशोधन में उल्लेखित किया गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के में रिक्त स्थानों के आधार पर अवैध नहीं माना जाएगा। तो 11वें संविधान संशोधन 1961 में। तो ये क्वेश्चन समझने के बाद करते हैं मन की अगर किसी राज्य में चुनाव नहीं होता है तो वहाँ पर तो चुनाव में जो है विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होंगे, तो उस प्रकार जो है वो कोई चुनौती नहीं दिया जा सकता है, उसको राष्ट्रपति के चुनाव अवैध नहीं घोषित किया जाएगा। तो एक संविधान संशोधन किया गया था 11वें संविधान संशोधन 1961। 11वें संविधान संशोधन 1961 समझ में बात आ गया ना? 1961। बात करते हैं आगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के मुख्यमंत्री मतदान करने का पात्र नहीं होता है यदि वह सदस्य होता है। वो क्यों, किसका सदस्य होता है? आपको विधान परिषद का उच्च सदन का नेता होता है। तो ये आपको याद रखेंगे कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए मुख्यमंत्री जाता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि विधान परिषद का उच्च सदस्य होता है। और लेकिन विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के इसमें सदस्य शामिल नहीं होते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जो होता है विधान परिषद यानी उच्च सदन का नेता होता है, इसलिए आपको मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान वोटिंग नहीं करता है। चलिए बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य की बात करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य में क्या है? भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य किसके नाम से हो जाएगा? राष्ट्रपति के नाम से होता है। भारत में जितने में शासन संबंधी कार्य जो है किसके नाम से किया जाएगा? राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये आपको राष्ट्रपति, और वे प्रसाद पर्यंत पर कार्य करती है। तो क्वेश्चन पूछता है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ये पद धारण करते हैं। लो बात करते हैं जो राष्ट्रपति महन्यवादी की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो किसकी नियुक्ति करेगा? महन्यवादी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करता है। और ये कैसी शक्तियां है? विधायी शक्तियां है। राष्ट्रपति के द्वारा महन्यवादी की नियुक्ति किया जाता है, ये तो स्पष्ट मालूम हो चुका है। लेकिन राष्ट्रपति की वो कौन सी पावर होगी? तो ये विधायी शक्तियां होगी। नहीं नियुक्त करता है, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं विधायी शक्तियां, सॉरी ये कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत में कौन कौन सा देख लिया। कार्यपालिका शक्ति में हो जाएगा देश के जितने भी शासन संबंधी कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, महन्यवादी की नियुक्ति आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं विधायी शक्तियां के बारे में। विधायी शक्तियां क्या है?
संसद के संयुक्त बैठक बुलाएगा, संसद का संयुक्त बैठक बुलाएगा। राष्ट्रपति संसद के बैठक को स्थगित भी कर सकता है। राष्ट्रपति संसद के बैठक को क्या करेगा? स्थगित भी कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित भी कर सकता है और वह संसद के संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। ये हो गया राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां क्या होगा। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। धन विधेयक जो है पहले ही राष्ट्रपति से क्या कर लिया जाता है? साइन वाइन मोहर करा लिया जाता है और उसके बाद कहाँ प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक को? लोकसभा में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है धन विधेयक को सिर्फ कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? कि आपको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा धन विधेयक को। राज्यसभा में आपको 14 दिन के लिए मतलब कि 7 दिन के भीतर उसमें अनुमोदित करेगा, नहीं तो वह स्वतः ही लागू हो जाता है। राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के सामने रखा जाता है। राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के सामने समक्ष रखा जाता है, सामने रखा जाता है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्षों में एक विधि आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति जो प्रत्येक 5 वर्ष में किस आयोग का? तो विधि आयोग। विधि आयोग का अध्यक्ष का कौन करता है? जो आपको राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है। चलिए बात करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति करेगा। तो राष्ट्रपति जो है याद रखेंगे आपको, मुख्य न्यायाधीश हो गया, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्ति करने का अधिकार क्षेत्र किसका है? तो आपको राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए क्षमादान भी कर सकता है। राष्ट्रपति जो है किसी अपराध के लिए क्षमादान कर सकता है। क्षमादान की जानकारी हमको आर्टिकल 72 से मिलता है। आर्टिकल 72 से राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी विधिक परामर्श ले सकता है। बिल्कुल बात सकता है। तो राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से विधिक सहायता के परामर्श ले सकता है, लेकिन वो बाद उसको मानने के लिए तैयार भी राष्ट्रपति नहीं हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है मान सकता है। बात करते हैं कूटनीतिक शक्तियां राष्ट्रपति की। जो हो गया संधि हो गया, समझौता है किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से। जितने भी देश में संधि होता है, समझौता किया जाता है, किसके नाम से किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। राष्ट्रपति विदेश में जो है राजदूत और उच्चायुक्त की नियुक्ति किया जाता है। जो विदेश में जो होता है, विदेश में जो होता है राजदूत की नियुक्ति और उच्चायुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार क्षेत्र किसके में आता है? राष्ट्रपति की आती है। ये हो गया कूटनीतिक शक्तियां। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की जो सैन्य शक्तियां की बात करते हैं। राष्ट्रपति भारत में सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति होता है। तो तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? जो आपको राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति थल सेना, जल सेना, वायु सेना का प्रमुख की नियुक्ति भी करता है। इन तीनों के प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति युद्ध के प्रारंभ और समाप्ति की घोषणा करता है। राष्ट्रपति जो है युद्ध की शुरुआत और घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। चलिए आपातकाल शक्तियां की बात करते हैं राष्ट्रपति के। आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जिसकी जानकारी आर्टिकल 352 में बताया गया। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की जानकारी बताएंगे। 352 में बताया गया है। राष्ट्रपति शासन 356 से लेकर 365 तक। 356 और 365 में राष्ट्रपति शासन। 356 में क्या है जानकारी दोस्तों? राष्ट्रपति शासन रहेगा। राष्ट्रीय आपात 352 में, राष्ट्रीय आपात जो है आपको 352 में, राष्ट्रपति शासन आपको 356 में बताया गया है। और वित्तीय आपातकाल जो है 360 में बताया गया। अब तो वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, तो ये राष्ट्रपति शासन 356 में, वित्तीय आपात 52 में बताया गया है। वित्तीय आपातकाल 52 में बताया गया है। चलिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किनको नियुक्त किया जाता है? चलिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है नियंत्रण महालेखा परीक्षक को, है ना। नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और अन्य चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति आपको यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस बात को याद कर दें। प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गया, मंत्रियों की नियुक्ति हो जाता है, यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो नियुक्ति संबंधित बात समझ में आ गया। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करेगा? अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति आपको कौन करेगा? तो ये आपको राष्ट्रपति करेगा। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है तो राष्ट्रपति। किसी क्षेत्र को जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार जो किसके पास है? राष्ट्रपति को। अंतर्राज्यीय परिषद राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह राष्ट्रपति कौन थे?
जिसे निर्वाचन के समय दूसरे चक्र का मतदान गिना गया था। वह ऐसा जो राष्ट्रपति जो थे, जिनको चुनाव निर्वाचन के दौरान जो दूसरा चक्र में दोबारा जो है वोट काउंटिंग किया गया था बीबी गिरी के समय में। बीबी गिरी के समय में जो है दूसरे का बार वोट काउंटिंग किया गया करना पड़ा था। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, मन के उनके विरोध में कोई खड़ा नहीं होता, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो थे, इनके विरोध में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, नीलम संजीव रेड्डी। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, बिहार से थे, बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वह कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे, वह कौन से राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था, तो बीबी गिरी के समय में जो है कौन ऐसा राष्ट्रपति जो है आपको कोर्ट गए हुए थे, सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, और वह कौन से थे, बीबी गिरी। जब दूसरे चक्र का मतदान हो रहा था तो उसमें आपको ये जो है सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट में बीबी गिरी गए हुए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वह कौन से पूर्व राष्ट्रपति बिहार के राज पर रहे हुए हैं, तो बिहार के पूर्व राज्यपाल जाकिर हुसैन भी रहे हैं, जो राष्ट्रपति भी रहे हुए हैं, और उसके बाद रामनाथ कोविंद भी रहे हैं। बिहार के राज्यपाल जो है रामनाथ कोविंद और जाकिर हुसैन भी रहे हुए हैं बिहार के राज्यपाल। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारतीय राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का ये 13वां क्रम है। कार्यकाल की बात करते हैं 14वां, प्रथम महिला राष्ट्रपति है, ये इनका क्रम पूछेगा तो 12वां कार्यकाल आपको क्रम में आपको 14वां है, और प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान के आर्टिकल 87 आर्टिकल 87 के अंतर्गत में भारत का राष्ट्रपति किस सदन में अभिभाषण देता है, संसद के दोनों सदनों में एक साथ भाषण देता है, तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति आर्टिकल 87 के तहत दोनों सदनों में भाषण देता है, अभिभाषण देता है। तो याद रखेंगे आर्टिकल 87 याद रखेंगे, संसद के दोनों सदनों में भाषण दे सकता है, भाषण देगा राष्ट्रपति को आर्टिकल 87 के तहत। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रपति के रूप में काम किया था, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो थे जो राष्ट्रपति के रूप में काम किया था, एम हिदायतुल्लाह। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, तो बीबी गिरी थे, जो इनके जो है ये आपको सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए थे, और द्वितीय चक्र का मतदान इनके समय हुआ था, जो चौथे राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। वही क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो आपको एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से बोलते हैं। वह राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति पद पे नहीं थे, तो जो है आपको बताया नीलम संजीव रेड्डी। वह राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति पद पर नहीं थे, उपराष्ट्रपति नहीं बने हुए थे, नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, जो कभी उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे हुए। याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपतियों में जो मार्गदर्शक और राजा के नाम से जाने जाते थे, तो डॉक्टर राधा कृष्णन को, एक राष्ट्रपति कौन थे जो दार्शनिक थे जिनको राजा के नाम से जाना जाता था, तो याद रखें डॉक्टर राधा कृष्णन को जाना जाता है। और कौन से राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो बीबी गिरी जुड़े हुए थे। ट्रेड यूनियन कांग्रेस से जुड़ने वाले व्यक्ति कौन थे, तो बीबी गिरी जुड़े हुए थे। वे अवधि तक मतलब 2 अवधि तक भारत के राष्ट्रपति कौन बने, तो 2 अवधि तक ले जो है अब तक ले राष्ट्रपति जो है आपको याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने हैं। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन कौन किया है, एल्विन लुटियन के द्वारा किया गया। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया है, एल्विन लुटियन ने किया हुआ है। चलिए भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं। चलिए राजेंद्र प्रसाद जो है 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक ले रहते हैं, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से लेकर 67 तक रहते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो बिहार के राज्यपाल भी रहे हुए हैं, तो आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन याद रखेंगे, आपको 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक ले रहते हैं। बीबी गिरी कार्यवाहक बनते हैं चौथे राष्ट्रपति के रूप में, और 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी। और उसके बाद
एम हिदायतुल्ला जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 जुलाई 1969 तक रहे हुए थे। बीबी गिरी फिर से राष्ट्रपति बनते हैं 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक ले बीबी गिरी राष्ट्रपति बनते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद ये 7वें नंबर के बनते हैं। 24 अगस्त 1974 से लेकर 77 तक फखरुद्दीन अली अहमद जो है राष्ट्रपति बनते हुए हैं। बात करते हैं उसके बाद बेडी जत्ता ये कार्यवाहक राष्ट्रपति 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 तक रहते हैं। बेडी जत्ता जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति। उसके बाद नीलम संजीवनी जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाते हैं 1977 से 82 तक राष्ट्रपति रहते हैं। 1977 से 82 तक राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। ज्ञानी जैल सिंह थे आपको 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक आप 1982 से लेकर 1987 तक ज्ञानी जैल सिंह जेबी वीटो का भी प्रयोग किया था और 10वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। आर वेंकट रमन जो है 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 से 1987 से लेकर 1992 तक ले आपको आर वेंकट रमन जो है राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से लेकर 1997 से लेकर 97 तक ले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। डॉक्टर आर के नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति बनते हैं 1997 से लेकर 2002 तक ले रहते हैं। 1997 से 2002 तक कौन रहते हैं राष्ट्रपति? के आर नारायण रहते हैं। 1997 से लेकर 2002 तक आपको राष्ट्रपति के रूप में कौन काम किया था? आपको के आर नारायण ने काम किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपको 2002 से लेकर 2007 तक काम किए थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से लेकर 2007 तक ले राष्ट्रपति के रूप में काम किया था एपीजे अब्दुल कलाम। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से लेकर 2012 तक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है 2007 से लेकर 12 तक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। प्रणब मुखर्जी आपको याद रखेंगे आपको 2012 से लेकर 2017 रामनाथ कोविंद जो है 2017 से लेकर आपको तकले काम किया था। अब जो है वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू 2024 में आपको पद पर कार्यरत है। चलिए बात करते हैं राष्ट्रपति के वीटो शक्तियां की बात करें। संसद के द्वारा पारित विधेयक बिल तभी अधिनियम यानी एक्ट बनता है जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है और किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के द्वारा वीटो पावर यानी निषेधात्मक का उपयोग कर सकता है। उपयोग करने के लिए राष्ट्रपति के पास कितने वीटो पावर है? तो 3 प्रकार के जो वीटो पावर है। और कोई जो विधेयक आता है संसद के द्वारा पारित किया गया है उसको जो है रोकने के लिए राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर है। एक हो गया अत्यंतिक वीटो हो गया, निलंबनकारी वीटो हो गया और तीसरा जो होता है पॉकेट वीटो हो गया। चलिए अत्यंतिक वीटो से क्या समझते हैं? अत्यंतिक राष्ट्रपति के वीटो से होता है जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकती है, इसी को अत्यंतिक वीटो बोलते हैं। राष्ट्रपति कोई विधेयक जो आता है उसको जो है अपने पास रख सकते हैं तो उसको बोलते हैं अत्यंतिक वीटो बोलते हैं। निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंशन वीटो, राष्ट्रपति इस वीटो का उपयोग तब करता है जब किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है परंतु संसद के पुनः विधेयक के संशोधित रहित उसी रूप में लौटाने पर राष्ट्रपति को साइन करना पड़ता है तो अतः यह वीटो को निरस्त हो जाता है। तो ये हो गया निलंबनकारी सस्पेंशन वीटो। और इस प्रकार जो है धन विधेयक में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। धन विधेयक में राष्ट्रपति कौन सा वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है? निलंबनकारी सस्पेंशन वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। बात करते हैं पॉकेट वीटो जो है राष्ट्रपति के पॉकेट में निषेध में यानी रोकना का प्रयोग जो है राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई अपनी सहमति देता है न कोई स्वीकृति देता है न लौटाता है तो निश्चित काल के लिए ये विधेयक निलंबित कर जाती है तो इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। ना उस पर कोई राय ना कोई व्यवहार ना कुछ बातें आती हैं तो ये वीटो होता है राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो। ना हाँ ना के जवाब में ये पॉकेट वीटो। और इस प्रकार से दोस्तों हम लोग देख चुके हैं राष्ट्रपति से संबंधित भरपूर जानकारियाँ। अगले का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित। तो इसलिए जो है चैनल पर पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो रिवीजन होता रहेगा। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो था। थैंक यू सो मच।